Hello my dear students. So today we are starting with 12th accounts revision batch. So this revision is for Maharashtra State Board. जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑलरेडी अकाउंट्स की रिवीजन बैच चालू है. सो CBSE के स्टूडेंट्स को अगर वो बैच अटेंड करनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. एंड अभी जो रिवीजन है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकाउंट्स के सब्जेक्ट की हम रिवीजन करेंगे. वी आर गोइंग टू do all the 10 topics of the account subject. So as per students demand, we are starting with topic number 8, that is company accounts issue of shares. So I am CA Saili Limaye. I am founder of CA Saili's Success Mantra Professional Academy, which is situated at Prestige Point Complex, Pune, and I teach account subject for foundation, intermediate as well as 11th and 12th standard. So foundation and intermediate are the levels of CA course. Okay, CA foundation and CA intermediate के account subject को मैं पढ़ाती हूँ. So let's start with the 12th accounts revision. So okay, so देखो company accounts. So you are learning company accounts for the first time. अभी तक 11th 12th में आपने सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप देखा था, करेक्ट. सो कंपनी अकाउंट्स, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी आपने किया होगा ओसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स इस सब्जेक्ट में, करेक्ट. सो व्हाई कंपनी इज रिक्वायर्ड व्हेन द बिजनेस ग्रोज. सो देयर इज अ डिमांड फॉर एडिशनल कैपिटल, एडिशनल मैन पावर, एडिशनल प्रोफेशनल स्किल्स, करेक्ट. सो एडिशनल कैपिटल जो है वो हम पब्लिक को शेयर्स ऑफर करके एडिशनल कैपिटल रेज कर सकते हैं. सोल प्रोप्राइटर के केस में एक ही पर्सन जो ओनर है वही कैपिटल लाता है. पार्टनरशिप के केस में जितने पार्टनर्स है वो पार्टनर्स क्या करेंगे, कैपिटल लाएंगे फॉर द बिजनेस, करेक्ट. लेकिन उससे भी एडिशनल कैपिटल, आपको बिजनेस लार्ज स्केल पे करना है तो आपको एडिशनल कैपिटल लगेगा. सो इन दैट केस capital can be contributed by the public, so they are known as shareholders. Okay, so कंपनी के केस में आपने ये पढ़ा होगा कि कैपिटल कौन लाता है, शेयर होल्डर्स. ओके, एंड दीज शेयर होल्डर्स आर जनरल पब्लिक. ओके, सो पहले हम देखने वाले हैं कि कैपिटल मतलब क्या, शेयर मतलब क्या, शेयर कैपिटल का मतलब क्या, मीनिंग. तो अभी हम एक काम करेंगे कि आपको लास्ट डे को जो रिवीजन करनी है उसके लिए आप पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते ना. सो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप अंडरलाइन करके रखो. एंड लास्ट डे को उतने अंडरलाइन जितने पॉइंट्स किए उतने ही आपको पढ़ना पड़ेगा. सो अभी हम साइमल्टेनियसली अंडरलाइन भी करेंगे. एंड आपके पास दो ऑप्शन है. ये जो अंडरलाइन किया हुआ कंटेंट है, आइदर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और बार बार सुन सकते हो तो रिवीजन हो जाएगी. जैसे गाना हम बार बार सुनते हैं तो लर्न हो जाता है, करेक्ट. वैसे ही अगर आपने ये कंटेंट का रिकॉर्डिंग किया तो वो बार बार सुन के क्या हो जाएगा, आपका लर्न हो जाएगा. नहीं तो सेकेंड ऑप्शन, ये जो अंडरलाइन किया है कंटेंट उसको आप नोटबुक में अलग से लिखो. ओके, और वो नोट्स आपको बार बार रिवाइज करने हैं. सो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ यू. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल. सो देखो, पार्टनरशिप का आप जब टॉपिक कर रहे थे तो बार बार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का रेफरेंस आ रहा था, करेक्ट. वैसे ही कंपनी के टॉपिक में बार बार कंपनीज एक्ट का रेफरेंस आने वाला है. आपको पता रहेगा कंपनीज एक्ट 2013. सो शेयर का जो मीनिंग है वो कहाँ पे दिया है, सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13. शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एज वेल. ओके, सो शेयर का मीनिंग क्या है, शेयर इज द share in the capital of a company and include stock as well. Then what is the meaning of share capital? Share capital means capital raised by a company by issue of shares.
In case of company, it is divided into small parts known as shares. Okay, so share capital का मीनिंग पूछा तो क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स. ओके, सो ये दोनों मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है. ओके, कौन कौन से? मीनिंग ऑफ शेयर एंड मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल. उसके बाद शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं, वो भी आपको पता रहेगा, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स. करेक्ट. सो उसके मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मार्क करके रखो. इक्विटी शेयर का क्या मीनिंग दिया है? अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज इक्विटी शेयर. ओके, सो सच में आपको यही आंसर लिखना है एग्जाम में अगर इक्विटी शेयर का मीनिंग आया तो. अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज इक्विटी शेयर. तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब का वो पहले हमें देखना पड़ेगा, फिर हमें समझेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो ये प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ये इक्विटी शेयर है. ओके, सो अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज इक्विटी शेयर. सो प्रेफरेंस शेयर क्या है देखते हैं. सो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच हैव राइट with respect to payment of dividend and repayment of capital of in the winding up of the company. Okay, so preference shares are those shares which have right with respect to payment of dividend and repayment of capital in the case of winding up of the company. So कुछ words वहाँ पे missing है, वो आप नोट डाउन करके रखो. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स विच हैव अ राइट विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. वाइंडिंग अप मीन्स क्लोजर ऑफ द कंपनी. सो व्हेन देयर इज अ क्लोजर ऑफ अ कंपनी, फर्स्ट रीपेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स का होता है एंड देन इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड. सो इनको प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है. आपको इंग्लिश मीनिंग पता रहेगा प्रेफरेंस वर्ड का. वी गिव प्रेफरेंस, वी गिव प्रायोरिटी. सो डिविडेंड के पेमेंट के टाइम भी फर्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होगा एंड देन इक्विटी डिविडेंड का पेमेंट होगा. सो आपको एज अ मीनिंग भी वो पूछ सकते हैं, इक्विटी शेयर्स का मीनिंग एंड प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग, या डिफरेंस भी पूछ सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय प्रेफरेंस शेयर राइट्स इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. दे गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. यहाँ पे जो भी मैंने अंडरलाइन करके रखा है आपको भी अंडरलाइन करते जाना है. ओके, टेक्स्ट बुक में, एंड बाद में लेक्चर के बाद आप उसको नोट डाउन कर सकते हो या रिकॉर्ड कर सकते हो. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल राइट्स और बेनिफिट्स. प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज. सो प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल. सो कौन सा भी टाइप रहने दो, जर्नल एंट्रीज जो है वो सेम ही होते हैं. ओके, इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया नहीं है. सो 12th स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है. सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ओके, सो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि दे हैव अ राइट विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ओके, सो अगर प्रेफरेंस शेयर्स को, अगर शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं मिलता है, तो वो कौन सा शेयर होगा? देन इट इज इक्विटी शेयर. करेक्ट. अ शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज इक्विटी शेयर. दे आर द रिस्क बेयरर्स एंड द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. क्योंकि
सबसे एंड में जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट उनको दिया जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं बचा उनके लिए तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दे आर टेकिंग द रिस्क। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिस्क नहीं है क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। दे गेट द डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, सो देखो हमें जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, द फाइनल रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट से हम पहले टैक्स पे करेंगे, फिर हमें मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फ्रॉम दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वी विल डिडक्ट इक्विटी डिविडेंड। नो, आफ्टर टैक्स वी विल फर्स्ट डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद एट द फिक्स रेट जो भी प्रॉफिट बचेगा दैट प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। ओके, सो this is the difference between equity shares and preference shares. So you can write difference also or you can write meaning also. जो भी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप लिख सकते हो। So ये हमने देखा शेयर के टाइप्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अभी हमें देखना है शेयर कैपिटल के टाइप्स। ओके, सो पहला रहता है ऑथोराइज कैपिटल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथोराइज कैपिटल? सो authorized capital is the amount of capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOA बोलते हैं। तो it is the maximum amount. This is the maximum amount which a company is authorized to raise by issue of shares. ओके, सो ऑथोराइज कैपिटल, तो कंपनी को अथॉरिटी किसने दी है? MOA ने। कौन सी अथॉरिटी दी है कंपनी को? टू इशू द शेयर्स। ओके, दिस ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ओके, तो ये जो कैपिटल की अमाउंट है वो हमें MOA में लिखनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें बहुत सारे क्लॉजेस रहते हैं। फर्स्ट क्लॉज इज ऑफ शेयर कैपिटल। सो इस डॉक्यूमेंट में जो अमाउंट लिखी है उतनी ही मैक्सिमम अमाउंट कंपनी कैन इशू बाय शेयर्स। ओके, सो आपको डाउट आया होगा कि मैम कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, वो कंसीडर करके ही ये अमाउंट लिखी जाती है, करेक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन बाद में अगर और रिक्वायरमेंट आ गई कैपिटल की कंपनी को, तो उस केस में दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द authorized capital by following a prescribed legal procedure. ओके, सो फ्यूचर में ये अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज भी करनी पड़ सकती है कंपनी को, तो वो कर सकते हैं क्या? यस, बट फॉर दैट सम लीगल प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड। ओके, सो ऑथोराइज कैपिटल के केस में आप क्या क्या याद रखोगे? इट इज ऑथोराइज बाय MOA ऑफ द कंपनी। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कंपनी कैन रेज through issue of shares and it can be increased or decreased by following prescribed legal procedure. So एक बार आपने अमाउंट लिख दी, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़, सो उसके बाद उसमें चेंज हो सकता है क्या? यस। सो हाउ यू कैन चेंज, हाउ द कंपनी कैन चेंज दिस अमाउंट? बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। वो लीगल प्रोसीजर आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, उसके बाद आता है इशूड कैपिटल, मतलब कंपनी एक्चुअली शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को। सो इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इफ द कंपनी इशूज ऑल इट्स शेयर्स, in that case issued capital will be equal to authorized capital. Generally company issues such number of shares which are sufficient to meet the requirements of the company at the time of their issue.
सो इशू के टाइम जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उतने ही शेयर्स क्या करती है कंपनी, इशू करती है। सो जनरली जितना ऑथोराइज कैपिटल है उतने सारे शेयर्स इशू नहीं होते हैं। ओके, सो जितनी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की एट द टाइम ऑफ इशू उतने ही शेयर्स इशू होते हैं। सो जो पार्ट इशू नहीं किया है उसको बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। ओके, सो ऑथोराइज कैपिटल के दो पार्ट्स हुए ना, इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। ओके, सो इशूड कैपिटल में आप क्या क्या याद रखोगे? इट इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक for subscription. If all shares are issued, in that case authorized capital will be equal to issued capital, and if all shares are not issued then there will be issued capital and unissued capital. फिर पब्लिक को ऑफर करने के बाद, शेयर्स इशू करने के बाद पब्लिक विल सब्सक्राइब टू द शेयर्स. दिस इज नोन एज subscribe capital. Okay, so subscribe capital is the part of issued capital which is actually subscribed by public. When the shares issued for subscription are wholly subscribed, issued capital will be equal to subscribed capital. जितने ऑफर किए थे पब्लिक को उतने सारे शेयर सब्सक्राइब हुए तो क्या हो जाएगा? इशूड कैपिटल विल बी इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल. एंड सारे शेयर्स को सब्सक्रिप्शन नहीं आए तो जिस पार्ट को सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल इज नोन एज अनसब्सक्राइब कैपिटल. ओके, सो पार्ट ऑफ issued capital which is subscribed by public is known as subscribed capital. If all the shares are subscribed, then issued capital will be equal to subscribed capital. If all the shares are not subscribed, then there will be two parts of issued capital, subscribed capital and unsubscribed capital. Now subscription आने के बाद कंपनी will allot the shares, करेक्ट? एंड उसके बाद कंपनी कॉल करेगी. क्या कॉल करेगी? कॉल करेगी मतलब डिमांड करेगी. डिमांड क्या करेगी? कैपिटल अमाउंट. कंपनी विल डिमांड कैपिटल अमाउंट. ओके, सो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या? इट इज द पार्ट ऑफ subscribed capital which is actually called up from the shareholders. The company demands only that portion of the value of the shares which it considers sufficient for the time being. So जितना requirement है capital का उतना ही portion company will demand from the shareholders. Okay, it should be noted that called up capital may be equal to subscribed capital. So जितना सब्सक्राइब किया है कैपिटल उतना पूरा कैपिटल वो एट अ सिंगल गो कॉल कर सकती है कंपनी, नहीं तो इंस्टॉलमेंट्स में कॉल कर सकती है. द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी आर नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल. ओके, सो कॉल्ड अप कैपिटल में देखो, इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी. इफ द एंटायर अमाउंट इज कॉल्ड अप, इन दैट केस कॉल्ड अप कैपिटल विल बी इक्वल टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल. एंड इफ एंटायर अमाउंट इज नॉट कॉल्ड अप देन देयर आर टू पार्ट्स ना, वन इज कॉल्ड अप कैपिटल एंड सेकेंड इज अनकॉल्ड कैपिटल. ओके, कॉल करने के बाद, डिमांड करने के बाद आगे क्या होगा? Public shareholders will pay the amount demanded by the company. So it is the portion of the called up capital which has actually been paid by the shareholders. As it is likely that some shareholders may not pay all the amount demanded and due on their shares, paid up capital can be equal or lesser than called up capital, but it cannot be more than called up capital. Obviously जितना कंपनी ने कॉल किया है उतनी ही अमाउंट
पब्लिक और शेयर होल्डर्स पे करेंगे या उससे कम, उससे ज़्यादा तो पे नहीं करेंगे. सो पेड अप कैपिटल विल ऑलवेज बी लेस और इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल. The difference between called up capital and paid up capital is known as calls in arrears. Okay, this is the amount receivable from shareholders. Okay. So paid up capital मतलब क्या? So यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट्स निकाल के रखे हैं, आप अंडरलाइन करते जाओ इस पार्ट को एंड देन you can prepare your notes or you can do the recording. Paid up capital is the part of called up capital which is actually paid by the shareholders, and paid up capital may be equal or less than called up capital. It cannot be more than called up capital. Called up capital less paid up capital will be equal to calls in arrears. Okay, so पहले authorized capital, then company will offer shares to the public, that is issued capital. Then shareholders or public will subscribe to the capital, that is subscribed capital. Then company will call the capital from the shareholders, that is called up capital, and then shareholders will pay amount to the company, that is paid up capital. And the last type of share capital is reserve capital. Okay, reserve capital. So reserve capital is that portion of subscribed capital which has not been called up and which the company by special resolution had decided not to called up except in the event of and for the purpose of winding up. Okay, so यहाँ पे ध्यान दो कि अभी तक कैसे हो रहा था, ऊपर का जो टाइप था उसका ही पार्ट था. So paid up capital was the portion of called up capital. Called up capital was the portion of subscribed capital. Subscribed capital was the portion of issued capital, and issued capital was the portion of authorized capital. So ऊपर के टाइप का वो पार्ट था. तो यहाँ पे रिजर्व कैपिटल पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है. ओके, रिजर्व कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हुआ कैपिटल है लेकिन अभी तक कंपनी ने वो अमाउंट कॉल नहीं की है. ओके, सो कंपनी कब कॉल करने वाली है वो अमाउंट? ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, दैट इज क्लोजर ऑफ द कंपनी, इन द इवेंट एंड फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप. तो जैसे कंपनी फॉर्म करने के लिए, कंपनी स्टार्ट करने के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं जिसको हम फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, वैसे ही कंपनी क्लोज करने के लिए भी एक्सपेंसेस लगते हैं, दैट इज नोन एज वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस. ओके, सो वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस के लिए जो भी अमाउंट लगेगी वो अमाउंट इस रिजर्व कैपिटल से मिलेगी. उसके नाम में ही है, देखो रिजर्व में रखा है ये कैपिटल. सो ये कैपिटल कब कॉल होगा? ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ओके, तब तक ये अमाउंट कॉल नहीं होगी. ओके, एंड ये कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. तो स्पेशल रिजोल्यूशन, पहले तो रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या है? जैसे हम न्यू ईयर पे फर्स्ट डे को रिजोल्यूशन करते हैं, मतलब कुछ डिसीजन लेते हैं, संकल्प करते हैं. ओके, दैट इज रिजोल्यूशन, डिसीजन. तो कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स जो ओनर्स रहते हैं वो दो टाइप के रिजोल्यूशन करते हैं. एक तो होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब जितने भी मेंबर्स हैं, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स का अगर वोटिंग हुआ है तो वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है. एंड 2/3 वोटिंग है, 75%, मोर देन 75% वोटिंग है तो वो बन जाता है करेक्ट स्पेशल रिजोल्यूशन. तो कुछ डिसीजंस लेने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सफिशिएंट है एंड कुछ डिसीजंस लेने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन नेसेसरी है.
तो कौन से डिसीजंस के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है एंड कौन से डिसीजंस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, वो आप कहाँ पे सीखोगे? इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। जब भी आप लॉ सब्जेक्ट सीखोगे और उसमें कंपनीज एक्ट सीखोगे तब आपको ये पता चल जाएगा। सो वन डिसीजन इज decision of reserve capital is taken by special resolution. Okay, so 6 types है, there are 6 types of reserve capital. So reserve capital की नोट देखो, part of the subscribed capital which has not been called up, सब्सक्राइब करके रखा है पब्लिक ने, लेकिन वो कैपिटल अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया है। कंपनी हैड डिसाइडेड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन नॉट टू कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ एंड फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ओके, सो ये जो शेयर कैपिटल है वो आप कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? तो उसका एक एग्जाम्पल दिया है, देखो, अ कंपनी। ओके, पहले हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन लास्ट लाइन में है। ओके, ये आप अभी आदत डाल दो। तो पहले लास्ट लाइन आपने पढ़ी तो आपको समझ में आता है कि ये जो कंटेंट दिया है क्वेश्चन में उसका एग्जैक्टली क्या करना है। आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो हमें इस कंटेंट का एग्जैक्टली क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन का एग्जैक्टली क्या करना है वो पता नहीं रहता ना। तो आप स्टार्टिंग में ही लास्ट लाइन पढ़ोगे तो आप उस डायरेक्शन में थिंकिंग स्टार्ट करोगे। हाउ विल यू शो द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट? सो कुछ तो डिफरेंट कैटेगरीज, अभी जो हमने 6 कैटेगरीज देखे वो कैटेगरीज बैलेंस शीट में कैसे दिखाने हैं। ओके, ये क्वेश्चन है। सो अभी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उस एंगल से थिंकिंग स्टार्ट करोगे। अ कंपनी वॉज फॉर्म विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹10 lakh divided into 10,000 equity shares of ₹100 each. It issued to the public 7,500 equity shares payable as ₹30 on application, 30 on allotment and balance on final call. So 30 on application, 30 on allotment, कितने हुए? 60। तो बैलेंस कितना बचता है? 100 का है ना एक शेयर, तो बैलेंस बचता है 40। तो 40, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी कैपिटल की अमाउंट कॉल कर रही है। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स। सो कंपनी ने कितने इशू किए थे शेयर्स? पब्लिक को ऑफर कितने का था? 7,500 इक्विटी शेयर्स का था, लेकिन सिर्फ 6,000 इक्विटी शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए क्योंकि उतने ही एप्लीकेशंस आए पब्लिक से। The amount of allotment was duly received except one shareholder holding 500 equity shares did not pay the allotment money and the company did not make the final call. Okay, so सारा कैपिटल जो है वो कॉल नहीं किया है। ओके, सो कॉल्ड अप कैपिटल इज डिफरेंट, सब्सक्राइब कैपिटल इज डिफरेंट। ओके, एंड सारे पैसे आ गए हैं क्या? नहीं, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 इक्विटी शेयर्स है, उसने क्या किया है? अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन मनी तो पे किया है। ओके, सो देखो जनरली अभी 12th के HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में आपको टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट है कंपनी की। एक्चुअली कंपनी की बैलेंस शीट कभी भी टी फॉर्मेट में नहीं बनती है। ओके, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में कंपनी के बैलेंस शीट का एंड कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। ओके, लेकिन हमें जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वो फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा फॉर एग्जाम पर्पस। सो यहाँ पे जैसे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट होती है वैसी ही बैलेंस शीट कंपनी की उन्होंने दी है टी फॉर्मेट में। सो देखो, इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, ये आपको लिखना है हेडिंग, जो भी कंपनी का नाम है।
देन बैलेंस शीट एज ऑन रहता है, हाँ हमेशा, फॉर द ईयर एंडेड नहीं रहता है। फॉर द ईयर एंडेड क्या रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट। एंड बैलेंस शीट इज ऑलवेज एज ऑन, क्योंकि उस पर्टिकुलर डेट की एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन हम बता रहे हैं थ्रू बैलेंस शीट। दैट पोजीशन, दैट बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल चेंज एवरी डे। सो 1 अप्रैल को अमाउंट्स अलग रहेंगे, 31 मार्च को अलग रहेंगे एसेट्स लायबिलिटीज के अमाउंट, 30 मार्च को अलग अमाउंट्स रहेंगे। सो बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन रहता है। एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट है वो फॉर द ईयर एंडेड रहता है, क्योंकि साल भर में कितना सेल्स हुआ, परचेस हुआ, सो ड्यूरिंग द ईयर का सारा डिटेल्स वहाँ पे ट्रेडिंग P&L में आपको मिलेगा। सो इसलिए ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर एंडेड रहेगा। सो देखो अभी ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कितना था, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, सो 10 लाख। इशूड कितना किया था, 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, सो 7,50,000। देन सब्सक्राइब कैपिटल कितना था, 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ओके। इतने ही एप्लीकेशन आए ना। फिर कॉल्ड अप कितना था, फाइनल कॉल, द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, सो कितना कॉल किया है कंपनी ने, सिर्फ एप्लीकेशन का 30 एंड अलॉटमेंट का 30, सो सिर्फ 60 रुपीज क्या किया है, कंपनी ने कॉल किया है। तो कॉल्ड अप कैपिटल देखो कैसे लिखना है, 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ओके। सो यहाँ पे रुपी की साइन लिख दो, ऑफ रुपीज 100 ईच, 60 पर शेयर कॉल्ड अप, सो 6,000 इंटू 60 दैट इज 3,60,000। फिर कॉल्ड अप किया हुआ सारे पैसे आ गए हैं क्या, 3,60,000। अगर सारे पैसे आ जाते तो पेड अप कैपिटल भी 3,60,000 रहता, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि वन शेयर होल्डर हैविंग 500 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। सो पेड अप कैपिटल देखो 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, रुपीज 60 पर शेयर कॉल्ड अप, तो वो हुआ 3,60,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स कितने थे, 500 इंटू 30 इज अलॉटमेंट मनी पर शेयर, सो 15,000 नहीं आया, सो उतना लेस करना पड़ेगा। सो आपको एक्चुअली कितने अमाउंट आ गई है, 3,45,000 ही एक कंपनी को मिला है। एंड एसेट साइड को कैश एट बैंक 3,45,000। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इस अमाउंट्स को डबल अंडरलाइन किया है, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप। सो if there is double underline below the amount, then that amount will not be considered for taking total of the balance sheet. 3,45,000 के नीचे डबल अंडरलाइन है क्या, नहीं है, ओके। सो this paid up capital amount will be taken for balance sheet total. So 3,45,000 and asset side को भी cash at bank 3,45,000, ओके। सो आज हमने क्या क्या देखा, मीनिंग ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी प्रेफरेंस, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड हाउ टू शो शेयर कैपिटल in the balance sheet of a company, okay. So tomorrow we will continue with the next concepts of issue of shares. Thank you.